अब इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रियों के साथ क्या करता है, ट्रेड करता है। जैसे कि चाइना के साथ ट्रेड करता है, जैसे कि रशिया के साथ ट्रेड करता है, राइट, इराक के साथ करता है, इजराइल के साथ करता है। ज्यादा क्या करने वाला हूं, सप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि अब मुझे, पहले आप खुद सोचो कि पहले मुझे $1 के बदले में 50 रुपए मिल रहे थे, अब मुझे $1 के बदले में अगर 70 रुपए मिलेंगे तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, अपनी सप्लाई को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा बेटा। यानी कि डर्टी फ्लोटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी करेंसी की वैल्यू को बेसिकली आरबीआई क्या करेगी, इंटरवीन करके उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेगी। डर्टी फ्लोटिंग है, डर्टी है, यानी कि खुद आकर चीजों को क्या करना, फेर फेर करना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए एक वन शॉर्ट वीडियो, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th का, और चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को यह समझना जरूरी है कि क्या क्या टॉपिक्स जनरली इसके अंदर कवर किए जाते हैं, या फिर क्या क्या टॉपिक से आपके इस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, और दूसरा हम ये जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा न्यूज के अंदर भी कि सर $1 की जो वैल्यू है वो 50 रुपए है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि $1 की वैल्यू जो है 50 रुपए से अब कितनी हो चुकी है, 70 रुपए हो चुकी है। तो इसका मतलब बेसिक के सेंस में क्या होता है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात करेंगे फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करता हूं तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से भी जाना जाता है, और फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है वो बेसिकली डिसाइड किया जाता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, यानी कि डिमांड और सप्लाई किसी करेंसी की डिसाइड करती है कि भाई किसकी भी करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। वहीं पर अगर मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करता हूं तो वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि $1 के मुकाबले इंडिया के रुपीस की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। अगर जनरल सी सेंस में बात करो तो वहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है, लेकिन फ्लेक्सिबल के अंदर बेसिकली डिमांड और सप्लाई जो है, यानी कि मार्केट फोर्सेस जो है वो डिसाइड करती है कि प्राइसेस क्या होने चाहिए किसी भी करेंसी के, राइट। उसके बाद बात की जाए मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। उसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। जब हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ें तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो डिमांड को इंपैक्ट करते हैं किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। उसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। उसके सप्लाई के कंपोनेंट के बारे में समझेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जनरली क्या क्या आएगा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, राइट। तो अगर मेरे दुलारो, अगर मैं आपको सिंपल सी सेंस में बताऊं तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हुआ फॉरेन करेंसी। क्या हुआ बेटा? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है आपका फॉरेन करेंसी। तो ध्यान से समझना क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू द फॉरेन करेंसी। इट इज बेसिकली द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द कंट्री, से इंडिया रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी विद द आरबीआई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब ध्यान से समझो, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि एक कंट्री के पास बाकी सारी कंट्रियों की कितनी करेंसी हेल्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के पास, एक चीज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अगर मैं बात करता हूं करेंसीज की जो एक कंट्री के द्वारा हेल्ड की जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरी चीज, एक चीज जो आपको ध्यान में रखने की है वो ये है कि आरबीआई जो है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो बेसिकली क्या करता है, होल्ड करता है स्टॉक किसका, फॉरेन करेंसीज का अपने पास। आगे क्या कहता है, कहता है द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेजर द एंटायर स्टॉक इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर बाय कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द करेंसीज इनटू यूएस डॉलर्स। जनरली देखो क्या किया जाता है, जो भी कंट्रीज की करेंसी है, जैसे कि मान लो इंडिया के पास, अब इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रियों के साथ क्या करता है, ट्रेड करता है। जैसे कि चाइना के साथ ट्रेड करता है, जैसे कि रशिया के साथ ट्रेड करता है, राइट, इराक के साथ करता है, इजराइल के साथ करता है। तो इन सारी कंट्रीज की जो करेंसीज है वो क्या क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज है। लेकिन जनरली क्या किया जाता है कि करेंसीज को कन्वर्ट किया कर दिया जाता है किसके साथ में, यूएस डॉलर के साथ में। तो यूएस डॉलर क्या है, क्योंकि उसको एपेक्स
माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि सारी की सारी कंट्रीज क्या है, यूएस डॉलर को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस पर्सपेक्टिव से। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या बोला गया है कि जनरली जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो क्या है कि सारे के सारे स्टॉक को हम मेजर करने वाले हैं किसके पर्सपेक्टिव से, यूएस डॉलर के पर्सपेक्टिव से, किस तरह से कन्वर्ट करके सारी की सारी करेंसीज की वैल्यूज को किसके अंदर, यूएस डॉलर के अंदर हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे सारी की सारी करेंसीज की वैल्यूज को। आगे क्या कहते हैं ध्यान से समझना। अब मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करता हूं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, लेकिन अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करता हूं इसका मतलब क्या है, इट इज बेसिकली द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि जिस दर पर एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ क्या कर दी जाए, एक्सचेंज कर दी जाए, उसको बोला जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं और मैं आप लोगों को बोलता हूं कि सर हमारे पास मान लो $1 है और $1 की वैल्यू मान लो इंडिया के 50 रुपए के बराबर है, तो अगर मुझे अगर मुझे $1 लेना है तो मुझे इंडिया के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपए देने पड़ेंगे। और वहीं पर अगर मैं 50 रुपए दूंगा, अगर किसी यूएस के पर्सन को अगर इंडियन रुपीस चाहिए तो उसको $1 के बदल में कितने रुपीस मिलने वाले हैं, 50 रुपए मिलने वाले हैं। तो यहां पर क्या बोला जाता है, द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो वो रेट जिस रेट पर एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर दी जाए उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो क्या कहता है, इट इज द प्राइस पेड इन द डोमेस्टिक currency for buying a unit of the foreign currency. Example, if 50 rupees are to be paid to buy $1, then the exchange rate is $1:50. यहां पर क्या बात की जा रही है, अभी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया कि अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करूंगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है वो रेट जिस रेट पर एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैंने आपको बताया कि $1 की वैल्यू अगर 50 रुपए है, इसका मतलब कि हमें अगर $1 लेना है तो हमें इंडियन करेंसी का 50 रुपए देने पड़ेंगे। और ये जनरली क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बहुत आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो किया जा सके गुड्स और सर्विसेज का। आगे क्या कहता है, दस एक्सचेंज रेट एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज। दो कंट्रियों के बीच में जो रेशियो है, देखो $1 रेशियो 50। तो एक्सचेंज रेट बेसिकली एक्सप्रेस करता है क्या बेटा, रेशियो ऑफ एक्सचेंज को बताता है, किसका, करेंसीज का, किसके बीच में, दो कंट्रीज के बीच में। It is the price of a currency expressed in terms of another currency. It is also called external value of the domestic currency. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, external value of domestic currency के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। राइट, अब अगला पॉइंट जो हम लोगों को समझना है वो क्या है, एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए लिखी गई है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी गई है कि अगर क्रॉथर्स के वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझने की कोशिश करें फॉरेन एक्सचेंज को, तो इन्होंने क्या बोला कि इट इज बेसिकली द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर्स नंबर्स ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी विच इज एक्सचेंज्ड इन फॉरेन मार्केट फॉर वन यूनिट ऑफ द अनदर। राइट, तो इन्होंने क्या बोला कि रेट ऑफ एक्सचेंज बेसिकली मेजर करता है नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट, कितने यूनिट्स को एक्सचेंज किया, एक करेंसी की कितने यूनिट्स को एक्सचेंज किया जा सकता है फॉरेन मार्केट के अंदर, राइट, फॉर वन यूनिट ऑफ द अनदर। यानी कि दूसरे की एक यूनिट लेने के लिए मुझे अपनी करेंसी को कितना देना पड़ेगा, उसको बेसिकली बोला गया क्या, आपका फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास दो तरह से निकाली जा सकती है, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो दो तरह से निकाली जा सकती है, और फॉरेन एक्सचेंज को मॉनिटर किया जाता है दो तरीके से। एक हमारे पास होता है एक्सचेंज रेट, जो है उसको बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है दो तरीके से। सबसे पहले आता है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और दूसरा हमारे पास आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। राइट, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, राइट, और जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है, तो आइए इनके बीच में डिफरेंस डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी। क्या जाना जाता है इसे एक और नाम से जाना जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। ये बेसिकली वो रेट है जिसके द्वारा किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, ये बेसिकली डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के द्वारा, राइट, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्री एक्सचेंज रेट बोला जाता है। फ्री एक्सचेंज रेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस रेट के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल प्लेयर्स या गवर्नमेंट किसी भी तरह की इंटरवेंशन यहां पर नहीं करती है रेट को डिसाइड करने के लिए। मार्केट फोर्सेस बेसिकली डिसाइड करेगी कि क्या रेट होना चाहिए किसी भी करेंसी का, राइट, as it is determined by the free play of the supply and demand forces in the international money market। आगे क्या कहता है बेटा, the exchange rate at which demand for foreign currency is equal to its supply is called, यानी कि वो रेट जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो क्या कहता है, कहता है वो रेट जिस रेट पर फॉरेन करेंसी की डिमांड बराबर हो जाती है सप्लाई की, उसको बोला जाता है पार रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जाता है उसे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। और आप लोगों को पता है ऑलरेडी, आप लोग पढ़ के आए हो कि डिमांड जो कर्व होता है वो कैसा होता है और जो सप्लाई कर्व होता है वो हमारा कैसा होता है ना। तो सेम सेंस में जो हमारा कर्व है वो भी यहां पर इसी तरह से बनने वाले हैं, और जहां पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पार, क्या बोला जाएगा हमारा, पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोला जाएगा, या फिर इसी को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी इसको जाना जाएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये रही कि क्या क्या चीजें हैं जो डिटरमाइन करती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, राइट। कैसे निकाली जाती है आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कैसे डिफाइन होती है। तो अगर मैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करता हूं तो इसके अंदर आपको पता है कि जो डिमांड और सप्लाई है, राइट, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है किसके अंदर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, वो किसके द्वारा प्ले किया जाएगा, डिमांड और सप्लाई के द्वारा। तो क्या कहता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर द टू बेसिक डिटरमिनेंट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोथ द डिटरमिनेंट्स। यानी कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है वो किसका रहने वाला है, वो इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपके डिमांड और सप्लाई का, राइट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो किसका रहता है, आपकी डिमांड और सप्लाई का रहता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो है वो बेसिकली डिसाइड करती है कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए एक्सचेंज करने के लिए। क्लियर है। अब एक चीज समझना, कहते हैं सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर किसकी, डिमांड फॉर दी फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि डिमांड का मतलब क्या है यहां पर, और डिमांड कर्व आप लोगों को पता है किस तरह से बनता है। डिमांड का जो कर्व है वो आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है, बात करेंगे इसके बारे में। तो कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कहता है सर बाकी चीजों को क्या रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट रखेंगे। और इसको क्या बोला जाता है इकोनॉमिक्स के सेंस में, इसको बोला जाता है सिट्रस पेरिबस। क्या बोला जाता है, सिट्रस पेरिबस बोला जाता है, यानी कि कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। तो क्या कहता है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, राइट। किसके रिलेटेड है, कहता है सर डिमांड की अगर मैं बात करता हूं तो कहता है फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो इनवर्सली रिलेट करती है किससे, प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, राइट। यानी कि अगर मैं डिमांड की बात करता हूं और प्राइस की बात करता हूं तो डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है। अगेन जैसे कि आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि अगर मैं प्राइस की बात करता हूं और क्वांटिटी डिमांडेड की बात करता हूं तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। सेम सेंस पर यहां पर क्या कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो इनवर्सली रिलेट करती है प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी और द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है, हायर द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज लोअर द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। अब खुद सोचो कि अगर किसी की डिमांड बहुत ज्यादा है तो डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उस करेंसी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एज कंपेरेटिवली उसकी सप्लाई इतनी नहीं होगी। तो राइट, तो सप्लाई ज्यादा नहीं है, वैल्यू ज्यादा है ना। तो अब ध्यान से समझो क्या कहता है, कहता है प्राइस जो है फॉरेन एक्सचेंज का, राइट, अगर वो बढ़ता है, प्राइस बढ़ा तो डेफिनेट सी बात है उसकी डिमांड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सर। कहता है द हायर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोअर द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। अगर मैं डायग्रामेटिकली अगर बात करता हूं तो इसका जो स्लोप है वो कैसे होने वाला है, राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग होने वाला है। कैसे होने वाला है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होने वाला है। और वो कुछ उसी तरह से रहने वाला है जैसे कि आप लोगों का क्या था, आपका डिमांड कर्व रहता है, राइट। तो अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, राइट, डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूं और यहां पर फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू की बात कर रहा हूं। अगर मान लो बेटा पहले अगर मान लो मैं 100 क्वांटिटी क्या था वो बेसिकली एक्सपोर्ट कर पा रहा था, या फिर मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास है $100 मिलियन और हमारे पास क्या है यहां पर $200 मिलियन। देखो जब प्राइस कितना था बेटा, मान लो बेटा अगर मैं इंडियन रुपीस के बराबर बात करता हूं तो पहले अगर मैं एक्सचेंज कर पाता था $1 के बदले में 50 रुपए, राइट, और अब ये बढ़ गया, यानी कि $1 के बदले में मुझे कितने देने पड़ रहे हैं, मुझे $1 के बदले में देने पड़ रहे हैं 70 रुपए। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, ये प्राइस जो है वो बढ़ गया, राइट, ये क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, यानी कि अब जो हमारा
एक्सचेंज है वो कैसे होने वाला है कि $1 के बदले में मुझे 50 रुपए देता था मैं पहले, अब मुझे $1 के बदले में 70 रुपए देने पड़ेंगे। अब क्या होगा बेटा, जब प्राइस बढ़ गया तो प्राइस की वजह से अब जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर जब प्राइस क्या था बेटा, कम था, तो हमारी डिमांड क्या थी, ये थी, ये सारी की सारी क्या थी बेटा, हमारी डिमांड थी। लेकिन जैसे ही प्राइस हमारा क्या हो गया बेटा, OR1 से बढ़कर OR2 हो गया, तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और जो हमारा कर्व है वो कर्व क्या रह जाएगा बेटा, वो कर्व सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर सीमित रह जाएगा, और ये हमारा कर्व बनेगा। और जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा बेटा और इसको बनाऊंगा, तो इसका जो कर्व है वो एज सिमिलर टू देखने को मिलेगा आपका, राइट, किसके जैसे देखने को मिलेगा, आपके नॉर्मल डिमांड कर्व जैसा ही आप लोगों को इसका जो डिमांड कर्व है वो आपको देखने के लिए यहां पर मिलने वाला है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आप लोगों से कहता है क्या बेटा, नेक्स्ट समझने की कोशिश करिएगा, क्या कहता है, सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। अगर मैं सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी की बात करूं, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजों को कर दो कांस्टेंट, सप्लाई of foreign exchange is positively related to the rate of foreign exchange, thus higher the rate of foreign exchange higher the supply of the foreign exchange, right। जितनी ज्यादा कहता है हाइयर रेट होगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो जो हमारी सप्लाई है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और वाइस वर्सा। अगर मैं इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं बेटा, तो इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा बनने वाला है, बिल्कुल अपोजिट बनने वाला है, किससे, हमारे डिमांड से, राइट। पहले हमारे पास क्या था बेटा, जब हमारी सप्लाई, जब $1 की बात की जा रही थी और $1 के बदले में मुझे 50 रुपए मिल रहे थे, कितने मिल रहे थे, 50 रुपए, तो मैं कम सप्लाई करूंगा, उसे क्या करूंगा, कम सप्लाई करूंगा। लेकिन जब मुझे $1 के बदले में 70 रुपए मिलने वाले हैं, कितने मिलने वाले हैं, सोचो, $1 के बदले में मुझे 70 रुपए मिलने वाले हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं, अपनी सप्लाई को बढ़ाने वाला हूं, ज्यादा क्या करने वाला हूं, सप्लाई करने वाला हूं। क्योंकि अब मुझे, पहले आप खुद सोचो कि पहले मुझे $1 के बदले में 50 रुपए मिल रहे थे, अब मुझे $1 के बदले में अगर 70 रुपए मिलेंगे, तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, अपनी सप्लाई को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा बेटा। क्लियर है इतनी बात। अब अगली बात समझने की कोशिश करना, और अगला पॉइंट कहता है इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करता है अगला पॉइंट, इक्विलिब्रियम की, और जिसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज, राइट। अब एक चीज समझना कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर पार रेट ऑफ एक्सचेंज की अगर बात की जाए, तो ये दोनों की दोनों बातें क्या है, सेम है, इसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। और वो क्या कहता है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज आप लोगों को पता था, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जहां पर आप लोगों की डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, आपकी डिमांड आपकी सप्लाई के बराबर हो जाती है, तो हमारा क्या आता है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज निकलकर वहां से आ जाता है। तो यहां पर क्या कहता है सर, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज बेसिकली अकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जब सप्लाई किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की आपके बराबर हो जाए, डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज के बराबर, तो आपकी क्या निकल कर आ जाती है, तो आपका इक्विलिब्रियम निकल कर आ जाता है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ऐसा कहां पर होगा, जहां पर आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को क्या करने वाला है, इंटरसेक्ट करने वाला है, एक दूसरे को काटने वाला है। अब देखो मेरे दुलारों, पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने यहां देखा था कि $1 जो था वो एक्सचेंज हो रहा था 50 रुपए के बदले में, और यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर $1 जो है वो एक्सचेंज हो रहा था कितने के बदले में, 70 रुपए के बदले में। अब मुझे अगर इक्विलिब्रियम निकालना है, तो अब आपको पता है कि जब $1 की वैल्यू 70 रुपए होगी, तो उसकी जो सप्लाई है वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। लेकिन जब $1 की वैल्यू 50 रुपए होगी, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। और जहां पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट कहां करेंगे, इसके बीच में कहीं, राइट। ये हमारा क्या है, सप्लाई की जोन है, ये हमारा क्या है बेटा, डिमांड का एरिया है, और इसके बीच में जो हमारा एरिया आएगा, राइट, इसके बीच में जो हमारा पॉइंट आएगा, जो हमारा पॉइंट क्या है बेटा, मान लो OR। अगर मैं OR2 की बात करता हूं, तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हमारी क्या डिमांड ज्यादा है। अगर मैं OR1 की बात करता हूं, यहां पर क्या बेटा, सप्लाई है, तो इसके बीच में यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी क्या होगी, डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी। और जब ये बराबर हो जाएगी, तो यहां पर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकल कर आ जाएगा। तो अगर मुझे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वहां पर आएगा जहां पर आपकी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंटरसेक्ट करेगी किसको, आपके सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी को। सर अब मैं बात करता हूं इंपैक्ट ऑफ चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपकी डिमांड बढ़ जाए फॉरेन करेंसी की और सप्लाई भी बढ़ जाए, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी डिमांड कम हो जाए,
सप्लाई बढ़ जाए, राइट, तो क्या इंपैक्ट होगा, ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है इंक्रीज का या फिर डिक्रीज का, किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर या फिर सप्लाई के ऊपर। अगर आपकी डिमांड बढ़ जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आपकी डिमांड कम हो जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आपकी सप्लाई बढ़ जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आपकी सप्लाई कम हो जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या कहता है, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी occurs when more of it is demanded at its existing price, यानी कि एक्सचेंज रेट। अभी जो डिमांड का मतलब क्या है, यानी कि डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई जिस प्राइस पर, यानी कि मान लो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी कि $1 को एक्सचेंज किया जा रहा है 50 रुपए के बदले में। किसके बदले में, 50 रुपए के बदले में हम $1 को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं इंक्रीज इन डिमांड की, जब हमारी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस तो हमारा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। सेम लेवल ऑफ प्राइस पर ज्यादा क्या की जा रही है, डिमांड की जा रही है, राइट। तो यहां पर क्या कहता है, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन मोर ऑफ इट इज डिमांडेड एट एन एग्जिस्टिंग प्राइस, जब ज्यादा यूनिट मांगी जा रही है इसी दिए गए प्राइसेस के ऊपर, राइट। इसकी वजह से क्या होगा। और दूसरा, डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन लेस ऑफ इट इज डिमांडेड एट इट्स एग्जिस्टिंग रेट प्राइस, यानी कि इसी प्राइस के ऊपर कम डिमांड होती है, राइट। इसी के ऊपर क्या की जा रही है, कम डिमांड की जा रही है या फिर ज्यादा डिमांड की जा रही है, वही फर्क है। अगर इंक्रीज की बात करूंगा तो इंक्रीज के अंदर ज्यादा डिमांड होगी, और अगर मैं डिक्रीज की बात करूंगा तो डिक्रीज के ऊपर कम डिमांड होने वाली है। लाइकवाइज सेम सेंस में, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन मोर ऑफ इट इज सप्लाइड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, दिए गए प्राइसेस के ऊपर अगर मैं ज्यादा क्या कर देता हूं बेटा, सप्लाई कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ज्यादा सप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगी, मेरी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब है कि जब एक फॉरेन करेंसी को कम सप्लाई किया जाए एक एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर, एक एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, उसे कम सप्लाई कर रहा हूं, तो हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर डिक्रीज हो जाएगी बेटा, राइट। आगे क्या कहता है बेटा, लेट अस एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ दीज 4 सिचुएशंस ऑन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, राइट। इसकी वजह से इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहते हैं, एज ए रेफरेंस लेट अस कंसीडर द एक्सचेंज रेट बिटवीन $, एंड द इंडियन रुपीस। किसके संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे, $, के साथ और इंडियन रुपीस के साथ बेसिकली क्या रिलेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहली सिचुएशन क्या थी, सबसे पहली सिचुएशन है कि आपकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, बढ़ गई, राइट। सबसे पहले क्या हो रहा है, आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। आपकी डिमांड जो है वो क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो जाती है ना, एक दिए गए प्राइस के ऊपर, राइट। आप क्या कर रहे हो, अपनी डिमांड को बढ़ा रहे हो, यानी कि ज्यादा मांग रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उस डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो कहते हैं इंक्रीज इन द डिमांड इज रिफ्लेक्टेड बाय शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू दी राइट। आपका जो डिमांड करे वो वहां कहां को शिफ्ट होने वाला है, राइटवर्ड शिफ्ट होने वाला है। किस तरह होने वाला है, राइटवर्ड शिफ्ट होने वाला है। देखो पहले आपकी डिमांड क्या थी बेटा, पहले आपकी डिमांड, इनिशियल डिमांड आपकी ये थी, बाद में जो आपकी डिमांड है वो क्या होगी बेटा, यहां पर होगी, राइट। अब देखो बेटा प्राइस क्या है, सेम है, राइट। प्राइस क्या है बेटा, यहां पर सेम है। देखो एक्सचेंज रेट क्या था बेटा, सबसे पहले बात करते हैं। और यहां पर आपने बोला कि सर $1 को एक्सचेंज कर रहे थे आप कितने पे, 60 रुपए के ऊपर। कितने में कर रहे थे बेटा, 60 रुपए के ऊपर कर रहे थे। बाद में आपने $1 को एक्सचेंज करा कितने के ऊपर, 70 रुपए के ऊपर। ये जो रेंज है वो कितने की है बेटा, 70 रुपए की रेंज है ना। तो जब आप ऐसा करने वाले हैं और जब आपकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो डिमांड इंक्रीज करने की वजह से क्या होने वाला है, अब देखो यहां पर, राइट, ध्यान से समझना। आपको पता है आपकी जो सप्लाई है वो किस तरह से आती है, सप्लाई कर्व आपका ऐसा होता है। डिमांड की अगर बात की जाए तो इनिशियली जो आपकी डिमांड थी वो क्या थी बेटा, ये थी, डी थी आपकी डिमांड, है ना। अब आपने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और कहां से, OQ से आपने अपनी डिमांड को कर दिया OQ1, है ना। तो आपकी जो डिमांड है वो क्या होगी बेटा, बढ़ गई। अब इसके साथ ही आपका जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने की वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा, किसकी तरफ, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। यानी कि इस तरह से आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। डिमांड क्या दिखा रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है कि आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा बेटा, राइट। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि अब आपकी करेंसी जो है वो क्या हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है। क्या हो चुका है, आपकी करेंसी का डेप्रिशिएशन हो चुका है। और डेप्रिशिएशन क्यों हो चुका है सर,
देखो यहां पर, क्योंकि पहले एक यूएस डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए आपके पास 60 रुपए की जरूरत थी, लेकिन अब एक यूएस डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए आपको 70 रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि 70 रुपए आप लोगों को देने पड़ेंगे अगर आप एक यूएस डॉलर को क्या करना चाहते हो, एक्सचेंज करना चाहते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है सर डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम डी टू D1, दिस कॉजेज अ राइज इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और इसकी वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गया, कहां से, OR से OR1 हो गया। नाउ 1 यूएस डॉलर इज अवेलेबल फॉर 70 इंस्टेड ऑफ 60 अर्लियर, दस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड टू अ राइज इन द एक्सचेंज रेट। और अगर डिमांड आपकी ज्यादा बढ़ेगी तो उस अगर मान लो किसी करेंसी के लिए आपकी क्या हो जाती है बेटा, डिमांड बढ़ जाती है, तो जब किसी करेंसी के लिए डिमांड जो बढ़ेगी, लेकिन वो आपके पास जो करेंसी है वो क्या है, सीमित है, करेंसी जो आपके पास क्या है वो लिमिटेड है, लेकिन आपकी जो डिमांड है उसके लिए क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सीधी सी बात है उसके प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा, और जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आपकी जो करेंसी है जिसके बदले में आप उसे एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, और उसको डेप्रिशिएशन बोला जाता है। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, और इसकी वजह से आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके अंदर क्या होगा, डेप्रिशिएशन देखने को मिलने वाला है। अब करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कहता है सर करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी रुपीस डेप्रिशिएट और लॉसेस इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी से यूएस डॉलर, सो दैट यू नीड मोर रुपीस टू बाय अ डॉलर। अब आपको ज्यादा पैसे चाहिए, अब आपको ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, डॉलर को परचेज करने के लिए। एग्जांपल, इफ यूएस dollar exchange for 70 instead of 60 earlier, the domestic currency or Indian currency will show depreciation। सिंपल सी सेंस है, पहले मान लो बेटा एक डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए आपको 60 रुपए चाहिए होते थे, अब आपकी कोई डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने की वजह से अब करेंसी का जो प्राइस है यानी कि यूएस डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, और अब आपको एक डॉलर राइट लेने के लिए 70 रुपए एक्सचेंज करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, पहले 60 रुपए देते थे अब 70 रुपए देने पड़ेंगे सेम चीज को लेने के लिए। इसको कुछ इस एग्जांपल से समझो, मान लो एक फोन है बेटा, है ना, इस फोन को आप मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हो आज, पहले आप इस फोन को खरीदने के लिए 60 रुपए दे रहे थे, लेकिन अब इस फोन को खरीदने के लिए आप लोगों को देने पड़ रहे हैं कितने, 70 रुपए। कितने देने पड़ रहे हैं, 70 रुपए, ठीक है। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, और अगला क्या पॉइंट कहता है, कहता है सर अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहता है सर सिचुएशन 2 क्या है, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, राइट। दूसरा क्या हुआ, डिक्रीज इन द डिमांड, यानी कि यूएस डॉलर की डिमांड हम कर ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारा डॉलर, कहता ले लो यार थोड़े तो डॉलर ले लो हमसे, कहता नहीं चाहिए भैया तुम्हारा डॉलर, राइट। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अपने टशन में है कि सही है हमें नहीं चाहिए तुम्हारा डॉलर, रखो अपना डॉलर अपने पास। तो हम जब यूएस वाले कह रहे ले लो यार थोड़ा सा तो डॉलर ले लो, 1 डॉलर ले लो, 2 ले लो, हम कह रहे नहीं चाहिए तुम्हारे डॉलर सर। और जब तुम्हारे डॉलर नहीं चाहिए तो इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है, तुम्हारे पास डॉलर तो है लेकिन हम लेना नहीं चाहते, इसका मतलब हमारी करेंसी जो होगी वो स्ट्रांग होगी, क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। इसका बताएंगे कि एक्सपोर्टर इंपोर्ट्स से कैसे लेना देना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी क्या होने वाला है, इसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है जो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था वो शिफ्ट हो जाएगा अब कहां पर, लेफ्टवर्ड। कहां पर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, अब आपका वो डिमांड कर्व शिफ्ट होने वाला है लेफ्टवर्ड। पहले आपका डिमांड कर्व यहां पर होगा, अब आपका डिमांड कर्व कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और इसकी वजह से अब आपको पता है कि प्राइस भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। पहले एक यूएस डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए 60 रुपए चाहिए होते थे, अब एक यूएस डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए आपको कितने चाहिए, 50 रुपए चाहिए। कितने चाहिए आपको, 50 रुपए चाहिए। तो यहां पर क्या हुई, आपकी वैल्यू कम हो जाती है सर, है ना। चलिए अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कहता है डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम डी टू D1, दिस कॉज अ फॉल इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR to OR1, right? Now 1 US dollar is available for 50 instead of 60 earlier. Thus, other things remaining constant, decrease in the demand for the foreign currency leads to a fall in the exchange rate. इसकी वजह से क्या होगा, exchange rate में fall होगा, और this is basically defined as the appreciation of the domestic currency। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो करेंसी है वो क्या हुई है, बेसिकली appreciate हुई है as compared to the US currency। US की करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी क्या हो रही है, appreciate हो रही है, राइट। अब ये बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन बेसिकली रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी
appreciate or gains its value in relation to a foreign currency, say US dollar, so that you need less rupees to buy a dollar. Example is, if US dollar is exchanged for 50 instead of 60 earlier, the domestic currency or Indian currency basically shows the appreciation. क्या होने वाली है? हमारी currency basically appreciate होने वाली है किसके कंपैरिजन में? US डॉलर के कंपैरिजन में, राइट। थर्ड सिचुएशन क्या आती है? अब सप्लाई बढ़ा दी बेटा, क्या हो गया? सप्लाई बढ़ा दी, राइट। अब ध्यान से समझो, पहले डिमांड बढ़ाई, डिमांड कम करी, अब सप्लाई बढ़ा दी, बहुत ज्यादा अंदर सप्लाई होगी मार्केट के अंदर, है ना। तो अब बहुत ज्यादा जब मार्केट में हमारी करेंसी की सप्लाई हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? देखो क्या कहता है, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, राइट। अब मैं अगर इंडियन के पर्सपेक्टिव से सोचता हूं, अब सोचो मार्केट के अंदर US डॉलर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उसकी सप्लाई है, तो इसका मतलब इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। जब बहुत ज्यादा सप्लाई है इसका मतलब उस करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, और जब उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी इसका मतलब अपनी जो करेंसी है यानी कि इंडिया की जो करेंसी है वो क्या होने वाली है? एप्रिशिएट होने वाली है, एप्रिसिएशन होने वाला है। अब मेरे दुलारो एक चीज समझना कि सर पहले हम लोगों ने बेसिकली बात करी किसका, राइट? डेप्रिसिएशन की बात करी, किसकी बात करी? डेप्रिसिएशन की बात करी, राइट। फिर हमने बात करी किसकी सर? उसका डेप्रिसिएशन के साथ साथ हम लोगों ने क्या समझा? हमने बात करी, पहले हम बात करते हैं किसकी? डेप्रिसिएशन की, फिर हम बात करते हैं एप्रिसिएशन की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एप्रिसिएशन की, राइट। तो अब हमारा सप्लाई अगर बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होने वाला है? जब बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट, तो हमारी क्या हो गया? हमारे भाव बढ़ जाएंगे फिर से, है ना। तो जब इंडियन करेंसी जो होगी उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी बेटा? स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहां पर क्या कहता है? देखो यहां पर एक सीधी सी बात बोलता है, क्या बोलता है? कहता है इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। पहले देखो बेटा, पहले ये रहा देखो, और अब क्या हुआ बेटा? सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या हुआ बेटा? पहले एक US डॉलर अगर 60 रुपए में एक्सचेंज होता था, अब US डॉलर कितने में एक्सचेंज होगा? 50 में। और इसकी वजह से आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी बेटा? अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से आपका सप्लाई जो होगा वो कहां हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कहां हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और जो करेंसी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बेटा। क्लियर है इतनी बात? आगे समझिएगा, अगर इंक्रीज हो जाए सप्लाई में किसकी? फॉरेन करेंसी में, तो इसकी वजह से होगा डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, राइट। अगला क्या है? इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, राइट। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, राइट। इसकी वजह से क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, राइट। अब देखो यहां पर बेटा होगा डिक्रीज। क्या होगा? यहां पर डिक्रीज होगा, है ना। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे सारे बच्चे, और यहां पर लिखेंगे क्या? डिक्रीज, डिक्रीज, है ना। तो अगर डिक्रीज हो जाता है तो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया अगर मेरी करेंसी में आ जाए, मुझे फॉरेन करेंसी को अगर एक्सचेंज करना है और वहां पर आ जाए डेप्रिसिएशन, क्या आ जाए? डेप्रिसिएशन आ जाए। क्या आ जाए बेटा? डेप्रिसिएशन आ जाए, तो हमारी वैल्यू जो होगी वहां पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना, डेप्रिशिएट हो जाएगी। देखो अब यहां पर क्या कहता है, ध्यान से समझो, कहता है सर डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, यहां पर क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएशन हो जाएगा किसका? डोमेस्टिक करेंसी का, और इसकी वजह से क्या होगा? अपसाइड मूव हो जाएगी, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका क्या? सप्लाई कर्व। क्लियर है इतनी बात? चलिए सर, अब सप्लाई के ऊपर ध्यान दिया है तो देखो यहां पर यही बात लिखी गई है कि यहां पर क्या है? दिस कॉजेस अ राइज इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR to OR1. नाउ $1 is available for 70 rupees instead of 60 rupees earlier. This is a situation of currency depreciation, और इसकी वजह से करेंसी के अंदर क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हो रहा है। Briefly, exchange rate rises when demand for the foreign currency rises or when supply of the foreign currency falls. तो इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर समझ लेनी है कि अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सचेंज रेट जो होगा हमारा बढ़ जाएगा अगर हमारी डिमांड जो फॉरेन करेंसी की वो बढ़ती है, और सप्लाई जो है वो फॉल करती है, तो हमारा जो करेंसी है वो क्या होती है? एप्रिशिएट होती है, राइट। लीड टू द और इसकी वजह से क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसी का। ऑन द अदर हैंड अगर एक्सचेंज रेट जो होता है फॉल कर जाता है, राइट, fall when demand for the foreign currency falls or when supply of the foreign currency rises, it lead to the appreciation of the domestic currency, और इसकी वजह से क्या होता है? डोमेस्टिक करेंसी के अंदर एप्रिसिएशन देखने को आप लोगों को मिलता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं है सर? क्लियर है इतनी बात। तो अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एप्रिसिएशन एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करता हूं तो पहला क्या है कि एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी और द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। मीनिंग क्या है?
इट इज अ सिचुएशन ऑफ अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट, लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय यूएस डॉलर, राइट। ऑलरेडी बताया कि यूएस डॉलर को खरीदने के लिए हमें लेस प्राइसेस की रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ डेप्रिसिएशन की, तो डोमेस्टिक इसका मतलब क्या है कि हमें एक यूएस डॉलर परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अपनी करेंसी का। कॉज क्या इसकी वजह से क्या होने वाला है, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, डिमांड ज्यादा है, राइट। एप्रिसिएशन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। एग्जाम्पल, एक्सचेंज रेट जो होता है यूएस डॉलर, राइट, 60 रुपए था, अब एक यूएस डॉलर को 50 रुपए के बदले में आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है। और यहां पर 60 से कितना हो गया बेटा, 70 हो गया, इसका मतलब आपकी जो करेंसी है वो क्या कर रही है, डेप्रिशिएट कर रही है। थर्ड क्या कहता है, एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एंड इंपोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। और इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। तो एक्सपोर्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे, और इंपोर्ट जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। कब, जब एप्रिशिएशन होगा करेंसी का। नेक्स्ट क्या कहता है, यानी कि एक्सपोर्ट जो होंगे वो कम हो जाएंगे और इंपोर्ट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एंड इंपोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एंड इंपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, राइट। इंपोर्ट कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे सर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो, कि सर कब डेप्रिशिएट हो रही है, कब एप्रिशिएट हो रही है, उससे रिलेटेड ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, राइट। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, और अगला टॉपिक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। समझते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होता है। अगर मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करता हूं तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल। अब ध्यान से समझो, अगर मैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करता हूं तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बेसिकली मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। ये आप लोगों को पता है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, डिमांड और सप्लाई बेसिकली डिसाइड करती है कि किस तरह से हम लोगों ने रेट जो है वो चलाना है। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बेसिकली डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, मेंटेन किया जाता है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर लेवल तक, जो गवर्नमेंट जो है वो यहां पर सेट कर सकते हैं लेवल हायर और लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। जो हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, यानी कि जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली है, उससे कम या ज्यादा रखा जा सकता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, as determined by the market forces or of supply and demand when exchange rate is set higher than the equilibrium exchange rate, right। अगर हाइयर है तो क्या होने वाला है, और लोअर है तो क्या होने वाला है। अब हाइयर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो यहां पर क्या है, पहले आपका जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था वो कहां पर था, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, यानी कि इस पॉइंट पर था। अब ये हाइयर हो गया, राइट। अब क्या हो गया बेटा, हाइयर हो गया। तो अब यहां पर देखो, राइट, ये हमारा क्या डिमांड है और ये हमारा क्या सप्लाई है। तो अब यहां पर अगर आप लोग देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो है, राइट, और सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर इज इक्वल टू डिमांड फॉर द यूएस डॉलर, राइट। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर डिमांड और सप्लाई जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा अब यहां पर क्या करने वाले हैं, एक्सचेंज रेट की बात यहां पर करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या देखा जा रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल के अलावा क्या देखा जा रहा है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। और डिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन दोनों क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आइए समझ लेते हैं एक बार क्या मतलब होता है इसका। चलिए, तो डिवैल्यूएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर मैं डिवैल्यूएशन की आपसे बात करता हूं तो डिवैल्यूएशन का मतलब है, डिवैल्यूएशन बेसिकली डिवैल्यूएट करना, यानी कि अपनी करेंसी को क्या करना, गिरा देना। तो अगर मैं डिवैल्यूएशन की बात करता हूं तो कहता है सर डिवैल्यूएशन किसका, डोमेस्टिक करेंसीज का बेसिकली अकर करता है व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट। द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्लेस नो रोल व्हाटसोएवर, राइट। तो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, डिवैल्यूएशन का मतलब है कि अपनी करेंसी को बेसिकली क्या कर देना, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देना, और अपनी करेंसी की वैल्यू को जनरली, यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो डेलिबरेटली गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, गिराया जाएगा, राइट। और अगर मैं डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में बेसिकली डिफरेंस आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो दोनों में फर्क क्या है, कि अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूं तो डेप्रिसिएशन के अंदर करेंसी की वैल्यू को कम किया जाएगा, किसके द्वारा, ये कम या ज्यादा होगा किसके बेसिस पर, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर होने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बेटा किसकी, अगर मैं बात करता हूं डिवैल्यूएशन की, तो डिवैल्यूएशन बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, राइट। और यहां पर
डेलिबरेटली ऐसा किया जाएगा, जानबूझकर ऐसा किया जाता है। उसके पीछे के रीजन क्या है वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। देखो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूं तो डेप्रिसिएशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ, तो कहता है सर डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूं तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में बेसिक से जो डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन के अंदर जो मार्केट फोर्सेस है यानी कि डिमांड और सप्लाई जो है वो आपकी करेंसी की वैल्यू को कम या फिर ज्यादा करने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिवैल्यूएशन की, तो डिवैल्यूएशन के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली आपकी करेंसी को कम किया जाता है, यानी कि वहां पर डेलिबरेटली ऐसा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और वहीं पर अगर मैं डिवैल्यूएशन की बात करता हूं तो डिवैल्यूएशन करेंसी का अकर होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट, राइट। यहां पर गवर्नमेंट जो है वो खुद ऐसा करने वाली है। और ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट, बात करेंगे। द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्लेस नो रोल व्हाटसोएवर, यानी कि मार्केट फोर्सेस का यहां पर किसी भी तरह का रोल नहीं रहने वाला है, यानी कि डिमांड और सप्लाई जो है वो यहां पर चीजों को डिसाइड नहीं करने वाली है, बल्कि कौन डिसाइड करने वाला है, आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है। क्लियर है। अब डिवैल्यूएशन का इंप्लीकेशन क्या है, राइट, व्हाट इज द बेसिक इंप्लीकेशन ऑफ द डिवैल्यूएशन। अब डिवैल्यूएशन की वजह से क्या होने वाला है, तो देखो डिवैल्यूएशन लीड टू द एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, राइट, इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, अगर डिवैल्यूएशन होगा करेंसी का तो डिवैल्यूएशन की वजह से क्या होने वाला है, एक्सेस सप्लाई होने वाली है किसकी, करेंसी की, राइट। इट विल लीड टू एक्सेस सप्लाई, इसकी वजह से एक्सेस सप्लाई होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, देन वी हैव व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। जब एक्सचेंज रेट को कम रखा जाएगा किसके कंपैरिजन में, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो देखो इनिशियली क्या था, अगर मैं बात करता हूं बेटा तो यहां पर आपको पता है कि आपकी अगर डिमांड और सप्लाई की बेसिकली बात की जाए तो डिमांड और सप्लाई जो आपका कैसे बनने वाला है, डिमांड और सप्लाई बेसिकली एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्ट करने वाले हैं। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट यहां पर आएगा जहां पर दोनों आपके डिमांड और सप्लाई क्या करेंगे, आपस में क्या करने वाले हैं, कोइंसिडाइज करने वाले हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी दैट इज इंडियन रुपीज हैज बीन डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन, राइट। और रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन बेसिकली मींस व्हेन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी मींस डोमेस्टिक करेंसी की अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो यहां पर बात हो रही है रुपीस की। तो यानी कि जब रुपीस की वैल्यूज को डेलिबरेटली क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, तो इसको बोला जाएगा रिवैल्यूएशन, राइट। और डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन में बेसिक सा फर्क क्या हुआ, सबसे पहली बात कि डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा डेलिबरेटली ऐसा किया जाता है अपनी करेंसी की वैल्यू को कम या फिर ज्यादा करना, राइट। लेकिन कैसे किया जाएगा, डेलिबरेटली किया जाएगा, जानबूझकर ऐसा किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इन द इज डिफरेंट फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो रिवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एप्रिसिएशन से क्या अलग है। एप्रिसिएशन बेसिकली वहां पर होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो है वो रोल प्ले करती है, राइट। तो यहां पर क्या कहता है, appreciation of the domestic currency occurs when the value of the domestic currency rises in the international market because of the market forces that is supply and demand. The government plays no role whatsoever. यहां पर भी गवर्नमेंट का किसी तरह का रोल नहीं रहने वाला है, राइट। तो एप्रिसिएशन के अंदर गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता है, राइट। चलिए देन वी हैव रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, राइट। तो क्या कहता है, रिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट। द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाईज प्लेस नो रोल इन दिस। यहां पर गवर्नमेंट फोर्सेस का किसी भी तरह का रोल जो है वो नहीं रहने वाला है। और एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन के बीच में क्या फर्क होता है, तो यहां पर क्या कहता है, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसीज अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसीज राइसेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाईज। यानी कि एप्रिसिएशन की अगर बात की जाए तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का बेसिक मतलब है कि यहां पर मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो आपके डिमांड और सप्लाई है उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगी आपकी करेंसी की वैल्यू। जो गवर्नमेंट है इसके अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करने वाली है। लेकिन रिवैल्यूएशन की बात की जाए तो यहां पर जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है उसको डेलिबरेटली रेज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कम किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे गवर्नमेंट के द्वारा रेज किया जाता है, कैसे, बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट। यहां पर जो एक्सचेंज रेट है उसको क्या करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, कम करने की कोशिश करने वाली है।
अब रिवॉल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है, रिवॉल्यूशन करने की वजह से क्या फायदे होते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो कहता है सर रिवॉल्यूशन लीड टू द एक्सेस डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, राइट। तो रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगी फॉरेन करेंसी की, कहां पर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और क्या कहता है, द आरबीआई मस्ट फुलफिल द एक्सेस डिमांड बाय रिलीजिंग सप्लाईज फ्रॉम हिज रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, राइट। और इसको फुलफिल कैसे किया जाएगा, फुलफिल होगा, इसका फुलफिलमेंट होगी किसके द्वारा की जाएगी, आरबीआई के द्वारा की जाएगी। कैसे, एक्सेस सप्लाई करके, कैसे करके होगी, एक्सेस सप्लाई कर की जाएगी इसकी रिवॉल्यूशन, राइट। इन केस ऑफ सप्लाईज आर नॉट रिलीज्ड फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ द फॉरेक्स, देयर मे बी अमर्ज अ ब्लैक मार्केट फॉर द सेल्स एंड परचेस ऑफ द डॉलर, द बायर मे हैव टू पे अ प्रीमियम फॉर द परचेस ऑफ द डॉलर ओवर एंड अबव द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पर क्या होने वाला है, सीधी सी बात है, पहली बात तो यह कि आरबीआई के द्वारा क्या किया जाएगा, करेंसीज को निकालना पड़ेगा, यानी कि फॉरेन रिजर्व्स को निकालना पड़ेगा। अगर फॉरेन रिजर्व्स को नहीं निकाला जाएगा तो अब उसको फुलफिल करने के लिए क्या होने वाली है, ब्लैक मार्केट की सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि सर एक्सचेंज करने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन वो पैसा कहां से आने वाला है, वो पैसा आने वाला है आपका ब्लैक से। और इसके लिए फिर क्या होगा, कस्टमर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू, राइट, इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफन डिवैल्यूएट देयर करेंसीज। जो कम डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, अपनी करेंसीज की वैल्यू को क्या कर देती है, डिवैल्यूएट कर देती है, कम कर देती है। उसके पीछे भी रीजन है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफन डिवैल्यूज देयर करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इज मेड चीपर इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी, दिस इज बिकॉज ऑफ द थ्री प्रिंसिपल रीजन। ऐसा होता है तीन कारणों की वजह से, और वो कारण क्या है, सबसे पहली बात, डिवैल्यूशन इंप्लाइज अ प्लान्ड फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में क्या है, प्लान्ड तरीके से क्या कर देना, उसमें कभी लेकर आ जाना। और इसकी वजह से क्या होगा, इज एक्सपेक्टेड टू रेज द डिमांड फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो बढ़ेंगे। जब अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट में क्या होने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है, एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। आगे क्या कहता है, राइज इन एक्सपोर्ट ओइंग टू द डिवैल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी, दिस फैसिलिटेट द इंपोर्ट ऑफ द एसेंशियल गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी वजह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताने वाले हैं कौन सी ऐसी कंट्री है जो जानबूझकर क्या करती है, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करती है, राइट। आगे क्या कहता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी induce private foreign investment because for every dollar the investor are going to get more rupees after devaluation, this is expected to promote GDP growth। यानी कि इन्वेस्टर्स को फेच करने में भी क्या करने वाली है, मदद करने वाली है। इन्वेस्टर्स जो है वो क्या करने वाले हैं, पैसा इन्फ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें कम के बदले में ज्यादा मिलने वाला है यहां पर बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और ये क्या है, एक ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। यानी कि पहले अगर आप लोगों को पता होगा तो गोल्ड रिजर्व्स को रखा जाता था, क्या रखा जाता था, आपके गोल्ड रिजर्व्स जो थे उन्हें रखा जाता था क्या करने के लिए, करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए। तो यहां पर क्या बोला जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रिवेलेंट इन द मोस्ट कंट्रीज प्रायर टू 1920s, गोल्ड was taken as the common unit of parity between the currencies of the different countries. Each country was to define the value of its currency in terms of gold. पहले यानी कि गोल्ड जो था उसको एक मेजर के तौर पर रखा जाता था, यानी कि जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व होता था उसकी करेंसी की वैल्यू जो होती थी वो दूसरे कंट्री की करेंसी की वैल्यू में ज्यादा हुआ करती थी, ये कहने का मतलब है। तो आगे क्या कहता है, अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी वाज फिक्स कंसिडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ द करेंसी, राइट। तो गोल्ड वैल्यू के बेसिस पर हम क्या करते थे, बेसिकली करेंसीज की वैल्यूज को डिफाइन किया करते थे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, क्या कहता है, इफ यूके में क्या चलता है आप लोगों को पता, पाउंड है, इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ द गोल्ड एंड यूएस डॉलर इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ द गोल्ड, देन 1 यूके, राइट, 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 2 यूएस डॉलर, राइट। यानी कि एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेशियो बिटवीन यूके पाउंड एंड यूएस डॉलर इज इक्वल टू 1:2 रेशियो। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपकी जो पाउंड की वैल्यू है, राइट, वो पाउंड की वैल्यू कितनी है आपकी, पाउंड की वैल्यू है आपकी 4 ग्राम, और गोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्ड की वैल्यू आपकी 2 ग्राम। अब यहां पर अगर मैं रेशियो निकालता हूं,
या फिर मैं यहाँ पर यूएस डॉलर की बात करता हूं, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास डॉलर है और डॉलर की वैल्यू 2 ग्राम, तो यहाँ पर रेशियो आ गया 1:2 रेशियो, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है 2 यूएस डॉलर्स वुड एक्सचेंज फॉर 1 यूके पाउंड, यानी कि 1 यूके पाउंड के बदले में आपको 2 यूएस डॉलर मिलने वाले हैं। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज आल्सो नोन एज मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या बोला जाता है, मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है और इसे मिंट पैरिटी भी बोला जाता है। मिंट वैल्यू ऑफ ए करेंसी इंप्लॉइड गोल्ड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी, यानी कि मिंट वैल्यू जो है करेंसी की वो बेसिकली गोल्ड वैल्यू को क्या करता है, डिसाइड करता है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और इसको बोला जाता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब समझ लेते हैं इसके अंदर कि ये बेसिकली क्या कहता है। अगर मैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम की बात करता हूं, इवन व्हेन इट वाज फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट अलाउड सम एडजस्टमेंट, राइट। ये कैसा था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था ये भी कैसा था, फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट था, राइट। लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या वो कुछ एडजस्टमेंट अलाउड हुई, सो इट वाज बेसिकली नोन एज एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, राइट। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं तो क्या होता है, यहां पर जो डिफरेंट करेंसीज है उन्हें पेग कर दिया जाता था और रिलेट कर दिया जाता था एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ में, राइट। और जनरली जो एक करेंसी को रिलेट किया था या फिर पेग की जाती थी उसकी वैल्यू दूसरी करेंसी के साथ में, तो जो दूसरी करेंसी हमारी हुआ करती थी वो हुआ करती थी यूएस डॉलर। क्या हुआ करती थी, यूएस डॉलर हुआ करती थी। सेकंड बात क्या, यूएस डॉलर वाज असाइन्ड गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड प्राइस। अब यूएस डॉलर की क्या कर दी, यहां पर वैल्यू असाइन कर दी कि भाई यूएस डॉलर को अगर आपको लेना है तो इसके बदले में आपको इस करेंसी की इतनी वैल्यू उसको देना पड़ेगा। थर्ड क्या कहता है, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर अल्टीमेटली इंप्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन द टू करेंसीज। दो करेंसीज के बीच में जो अल्टीमेट पैरिटी जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, गोल्ड दिखाने वाला है। गोल्ड के बेसिस पर पैरिटी होने वाली है। एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी वाज पॉसिबल बट ओनली इफ अलाउड बाय द आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये होना तभी पॉसिबल था जब आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो अलाउ करेगा करने के लिए। इवन दिस सिस्टम वाज अबंडेंट इन 1977 के अंदर ये सिस्टम भी खत्म हुआ और इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ में, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट के साथ में। इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, यानी कि फिक्स सिस्टम जो है उसको भी चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लेक्सिबल सिस्टम के साथ हम लोगों ने चेंज कर दिया सर। अब अगर मैं बात करता हूं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे पास है डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करता हूं तो इसको बेसिकली डिसाइड किया था किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और फ्लेक्सिबल बेसिकली डिसाइड किया था किसके द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, यानी कि किसी करेंसी की वैल्यू या फिर किसी करेंसी की रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कितनी है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मार्केट फोर्सेस का यहां पर कोई भी रोल नहीं होगा क्योंकि यहां पर किसका रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, तो मार्केट फोर्सेस किसी भी तरह का रोल यहां पर प्ले नहीं करने वाली है। लेकिन अगर मैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम की बात करता हूं, यहां पर डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, तो यहां पर जो वैल्यू है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। तो यहां पर जो वैल्यू है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर होने वाली है या फिर निर्भर करने वाली है। इंपैक्ट क्या है, एज सेट and maintained by the government, the fixed rate of exchange leads to devaluation। इसकी वजह से devaluation होता है when the value of the domestic currency is lowered by the government, और revaluation होता है when the value of the domestic currency is raised by the government। यानी कि यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा अपनी करेंसी की वैल्यू को कम या फिर ज्यादा किया जाए। कम किया जाता है तो उसको बोलता है डिवैल्यूएशन, जानबूझकर किया जाता है। और रिवैल्यूएशन किया जाता है जब करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए, जब अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पर होता है रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, एज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन। इसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का व्हेन एक्सचेंज रेट वाज बेसिकली राइज्ड, एंड एप्रिसिएशन होता है करेंसी का जब एक्सचेंज रेट क्या होते हैं आपके, फॉल करते हैं। क्लियर है इतनी बात। फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में और क्या डिफरेंस है, रिजर्व की अगर बात करें, राइट, तो यहां पर फिक्स एक्सचेंज रेट रिक्वायर्स लार्ज रिजर्व्स ऑफ द फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के आपको क्या चाहिए, यहां पर लार्ज रिजर्व्स आप लोगों को चाहिए। वहीं पर अगर मैं फ्लेक्सिबल रेट की बात करूं तो यहां पर किसी भी तरह के फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिजर्व्स आर नीडेड ओनली टू एक्सरसाइज मैनेज्ड फ्लोटिंग। अगर मैनेज्ड फ्लोटिंग करनी है तो उसी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज हमें रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं पड़ती है। अनसर्टेनिटी और स्पेकुलेशन की बात की जाए तो यहां पर बहुत कम होता है, राइट, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है। इट अराइजेस ओनली व्हेन द पीपल एक्सपेक्ट सम चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, और ये तभी हो पाएगा जब लोगों को लगेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा अपनी पॉलिसीज के अंदर किसी भी तरह का चेंज लेकर आया जा सकता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम की, तो अनसर्टेनिटी, स्पेकुलेशन इज वेरी हाई इन द सिस्टम ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इट इज बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड
डिमांड। यहां पर जो, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चीजें डिसाइड होती हैं, तो यहां पर जो सिस्टम है ये कैसा है, अनसर्टेनेट सिस्टम है, यहां पर ऐसा नहीं देखने को जनरली मिलता है। राइट अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाई वाज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट अबंडेंट, इसको क्यों हटा दिया गया या फिर इसको क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया गया? द मेन रीजन वाज दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, दिस रेज्ड द डिमांड फॉर द गोल्ड बट द सप्लाई ऑफ द गोल्ड वाज एक्सट्रीमली स्कार्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। अब देखो भैया, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को हमने क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि भाई गोल्ड सिस्टम जो है वो बेसिकली बात करता है किसके अकॉर्डिंग, कि भैया जितने ज्यादा रिजर्व्स होंगे किसके, गोल्ड्स के, यानी कि रिजर्व्स के गोल्ड जो होने चाहिए वो होने चाहिए, है ना, तो रिजर्व्स ऑफ गोल्ड शुड बी देयर, और इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। डिमांड और सप्लाई जो है उसके बेसिस पर चलने वाली, किसके बेसिस पे, गोल्ड रिजर्व से, यानी कि जो कंट्री जिनके पास गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा है उनकी करेंसीज की वैल्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है एज कंपेयर टू दोस कंट्रीज जिनकी गोल्ड की वैल्यू क्या है, थोड़ी सी कम है। तो कहता है दिस रेस्ड द डिमांड ऑफ द गोल्ड बट द सप्लाई ऑफ द गोल्ड वाज एक्सट्रीमली स्कार्स, तो सप्लाई ऑफ जो अपनी सप्लाई थी किसकी, गोल्ड की, वो थी बहुत ज्यादा कम थी एज कंपेयर टू द डिमांड। उसके बाद हमारे पास आता है सर मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या कहता है, इवन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, एट टाइम्स द सेंट्रल बैंक आरबीआई इंटरवेन टू मैनेज द एक्सचेंज रेट सो दैट इट डज नॉट स्लिप आउट ऑफ द डिजायर्ड लिमिट, इट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग, राइट। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ कि जब आपका सेंट्रल बैंक, कौन सर, आपका सेंट्रल बैंक आकर क्या करने वाला है, सेंट्रल बैंक आकर चीजों को डिफाइन करने वाला है, या फिर सेंट्रल बैंक किसी भी तरह का हेरफेर करने वाला है, राइट, तो आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आने वाला है और इसको डिफाइन किया जाएगा। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम इज अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच देयर इज ओकेजनली इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द फ्लोट और मैनेज द फ्लोट, इट इज कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग, और इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है। यानी कि डर्टी फ्लोटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी करेंसी की वैल्यू को बेसिकली आरबीआई क्या करेगी, इंटरवीन करके उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेगी। डर्टी फ्लोटिंग है, डर्टी है यानी कि खुद आकर चीजों को क्या करना, हेरफेर करना, और हेरफेर किसके द्वारा की जा रही है, सेंट्रल बैंक के द्वारा की जा रही है, इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट, how does the central bank exercise its influence on the float or market exchange rate? It is through the sale and purchase of the foreign currency in the international money market. कहता है सेंट्रल बैंक किस तरह से एक्सरसाइज करता है या फिर मैनेज करता है डर्टी फ्लोटिंग को, तो कहता है कैसे, सेल और परचेज करके किसकी, फॉरेन करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। व्हेन द एक्सचेंज रेट से यूएस डॉलर नीड टू बी रिड्यूस, द सेंट्रल बैंक रिलीज द सप्लाई ऑफ द यूएस डॉलर। अब मुझे चाहिए कि भैया इसकी वैल्यू जो यूएस डॉलर की वैल्यू जो वो कम हो जाए, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसकी करेंसी की सप्लाई ज्यादा जो है मार्केट के अंदर करने वाला हूं, और अगर मुझे चाहिए कि इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाए तो मैं इसकी डिमांड को बढ़ा दूंगा, यानी कि ज्यादा रिजर्व्स अपने पास रखूंगा। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर वुड लोअर द प्राइस ऑफ द यूएस डॉलर एज इट डिजायर्ड, दिस वुड लीड टू द एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, और इसकी वजह से डोमेस्टिक करेंसी के अंदर क्या होने वाला है, एप्रिसिएशन होने वाला है। यानी कि कुछ इस तरह से है कि हमें क्या करना है, यूएस डॉलर की वैल्यू को कम करना है, तो यूएस डॉलर की वैल्यू को कम करने के लिए मुझे इसकी सप्लाई जो है वो क्या करनी पड़ेगी, मार्केट के अंदर बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सप्लाई की इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी विल इंक्रीज। Now, on the other hand, when the exchange rate need to be raised, the central bank increase the demand of the US dollar. Foreign exchange market, other things remaining constant, higher demand of US dollar would raise the price of the US dollar as desired. This would lead to the depreciation of the domestic currency, और इसकी वजह से domestic currency के अंदर जो वैल्यू है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है, डेप्रिशिएट होने वाली है। ब्रीफली, मैनेज फ्लोटिंग इज एन एक्सरसाइज ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ द फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक सो दैट द एक्सचेंज रेट इज मैनेज्ड विद इन द डिजायर्ड लिमिट, तो एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जा सके डिजायर्ड लिमिट के अंदर, इसके लिए ये सारी चीजें की जाती है। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग इज अ टूल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल बैंक टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी इन रिलेशन टू द other currencies with the desired focus limit even when the exchange rate is determined by the market forces of the demand and supply. Basically exchange rate किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, basically decided by the demand and supply of the forces, but dirty floating के अंदर यहां पर आपका सेंट्रल बैंक आएगा, और सेंट्रल बैंक क्या करने वाला है, करेंसी की वैल्यू को अप्रिशिएट या फिर डेप्रिशिएट करने के लिए सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने वाला है। In fact, managed floating may be called as mixture of both flexible and fixed exchange rate system and supply. It comprises the element of flexible exchange rate system as the exchange rate is primarily determined by the forces of supplies and demand. Likewise, it comprises the element of fixed exchange rate system as the exchange rate is moderated or managed by the way of intervention by the
आरबीआई। यहां पर आरबीआई का कॉन्सेप्ट, आरबीआई का रोल यहां पर रहता है। अब मेरिट और डिमेरिट की बात करते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल की अगर मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करूं तो व्हाट आर द बेसिक मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ दिस। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हैज द फॉलोइंग मेरिट्स, राइट, मार्केट स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल। यहां पर मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी लेके आने के लिए और कैपिटल बहुत अच्छी तरह से फ्लो होती है उसके लिए किया जाता है। इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट by eliminating risk related to the exchange rate variations. Investors are not exposed to uncertainties of the market. It promote international mobility of the capital. यानी कि अगर कैपिटल को इंटरनेशनली क्या कराना है, मूव करवाना है, मोबिलिटी करनी है उसकी, तो उसके लिए बेसिकली ये किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड की ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ एक्सचेंज रेट लीड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस लेवल, ऑफर एंड हॉस्पिटाइल इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है यहां पर एक्सपेंड करने वाला है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंक्रीमेंट आने वाला है, उसके पर्सपेक्टिव से राइट किया जाता है ये सब। आगे क्या कहता है, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइट। तो यानी कि जो हमारी कंट्री लेवल पर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है। डिवैल्यूएशन किया जाता है। डिवैल्यूएशन के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डिवैल्यूएशन के अंदर जनरली क्या होता है, और इन्फ्लेशन के ऊपर चेक करने के लिए भी, इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान रखने के लिए भी हमारा ये किया जाता है। अगर मैं फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करूं तो फिक्स एक्सचेंज रेट की क्या डिमेरिट्स है, तो जो रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स सबसे पहली क्या है दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी है किस चीज की, हमारी रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स की। टू मेंटेन द रेट ऑफ द एक्सचेंज एट डिजायर्ड लेवल द गवर्नमेंट नीड टू कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। दिस इज प्रिंसिपल डिमेरिट ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी कि अपने पास अपने को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट एलोकेशन होगा, रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता, या फिर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला है। फॉरेक्स मार्केट का जो साइज है बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जब सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको खुद के पास ही होल्ड करके रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से दिक्कत आने वाली है। वेंचर कैपिटल्स को डिस्करेज करने वाला है। इट बेसिकली डिस्करेज द वेंचर कैपिटल इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज फेल्स टू डेवलप अ कमोडिटी ऑफ ट्रेड। इंटरनेशनल मनी मार्केट इज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू इंटरनेशनल पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। फिक्स एक्सचेंज रेट मे नॉट बी इक्विलिब्रियम रेट, यानी इसकी वजह से जो एग्जैक्ट हमारा इक्विलिब्रियम रेट है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। इक्विलिब्रियम रेट हमें एग्जैक्टली नहीं दिखने वाला है। और इक्विलिब्रियम रेट हमारा कैसे निकलता था, जहां पर हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी, उसमें भी दिक्कत देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, चलिए। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करता हूं तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम was basically a shift from the fixed exchange rate system to flexible exchange rate system was desired in view of its merit। और इसके कुछ फायदे हैं, यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से हम कहां चले गए, हम चले गए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ इसलिए गए क्योंकि यहां पर हम इसके मेरिट्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले क्या है कि हमारे पास लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि मार्केट प्लेस यानी कि मार्केट डिमांड और सप्लाई जो है वो बेसिकली डिसाइड करने वाली है इसकी वैल्यूज को। एफिशिएंट एलोकेशन होगा रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाएगा। यानी कि जो डिमेरिट्स थे फिक्स रेट सिस्टम के, वो अब मेरिट्स हो जाएंगे किसके, हमारे फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम के। ठीक है, लार्ज साइज ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का साइज होगा वो बढ़ेगा। इंटरनेशनल मोबिलिटी होगी लिक्विडिटी की, यानी कि मनी बहुत ज्यादा आसानी से फ्लो करने वाला है। वेंचर कैपिटल्स को यहां पर प्रमोट किया जाएगा, वेंचर कैपिटल जो है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। राइट, आगे क्या कहता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बेसिक डीमेरिट्स क्या है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ द वीक करेंसी। राइट, जो करेंसीज बहुत ज्यादा कमजोर हैं उनकी वैल्यूज में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो क्या कहता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लीड्स टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द वीक करेंसीज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। वीक करेंसीज ऑफ द स्मॉल इकोनॉमीज ऑफन सफर ह्यूज डेप्रिसिएशन इन रिलेशन टू द करेंसीज ऑफ द बिग कंट्रीज। अकॉर्डिंगली गेन्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एक्रू मोर टू द लार्ज इकोनॉमीज देन द स्मॉल इकोनॉमिक्स। यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए है, चाइना है, इंडिया है, इनको ज्यादा फायदा मिलने वाला है एज कंपेयर टू दी वीक कंट्रीज। राइट, जो कमजोर कंट्रीज है उनकी वैल्यूज जनरली कम हो जाएगी। अनसर्टेनिटी है मार्केट की, मार्केट अनसर्टेनेट हो जाएगा क्योंकि सर मार्केट प्लेयर्स डिसाइड करने वाले हैं, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करने वाले हैं, तो वहां पर अनसर्टेनिटीज बढ़ने वाली है। स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी वो थोड़ी सी कर पाना या फिर स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर ध्यान दे पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे क्योंकि सर यहां पर एक कंट्री की करेंसी कम होगी, करेंसी की वैल्यू कम होगी, दूसरे की ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से ट्रेड कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है इसके अंदर भी। देन अगर मैं बात करता हूं, वी हैव एक्सटर्नल शॉक्स, और भी समस्या है जो इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। राइट, करेंसी को, कंट्री की करेंसी के ऊपर दिक्कत बढ़ने वाली है।
कंपोनेंट ऑफ द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज राइट करेंसी, और व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज करेंसी डिमांडेड, क्यों डिमांड की जाती है? फॉरेन एक्सचेंज करेंसी इज बेसिकली डिमांडेड फॉर बेसिकली पर्पसेस, it is demanded for making payment to the rest of the world. Each types of payment constitute a component of the demand for the foreign exchange. Broadly following are the constituent of the demand for the foreign exchange. रीपेमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लोन। अब जनरली देखो भैया, इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया के अंदर तो हमारे द्वारा जो करेंसीज एक्सेप्ट की जाती है वो है रुपीस, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं तो इंटरनेशनली रुपीस की वैल्यू नहीं है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। उसके बदले में क्या चाहिए होगा लोगों को? डॉलर चाहिए होंगे। अब डॉलर कहां से मिलने वाले हैं? डॉलर तभी मिल पाएंगे जब हमारे पास रिजर्व होगा डॉलर्स का या फिर उस कंट्री की करेंसी का जिसके साथ हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं। तो रीपेमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लोन्स आर रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, अकॉर्डिंगली फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। इन लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया दिस इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मुझे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी मुझे फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेरे पास होना चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। सेकंड क्या कहता है? इंपोर्ट्स करना भी पॉसिबल नहीं होगा और डायरेक्ट परचेसेस भी नहीं कर सकता मैं कहां से? अब्रॉड से। ग्रांट्स और डोनेशन नहीं दी जा सकती है। यूनिलेटरल पेमेंट्स जो है वो नहीं दी जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से? क्योंकि वहां पर दूसरी करेंसी या फिर फॉरेन रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ने वाली है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी। पेमेंट ऑफ द इनकम्स कर पाना भी पॉसिबल नहीं होगा। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कर पाना भी यहां पर पॉसिबल नहीं होगा, राइट। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी का रिजर्व अपने पास होना चाहिए सर, राइट। अगर मैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो सप्लाई फॉरेन करेंसी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग सोर्सेज, ईच कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले क्या होगा? इसकी वजह से एक्सपोर्ट करने में मदद मिलने वाली है, यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारे क्या होने वाले हैं? इंक्रीज होने वाले हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक्सपोर्ट के लिए ये काम करने वाला है। इन्वेस्टमेंट मिलेगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर हमारे पास रिजर्व हो गए फॉरेन करेंसी के अपने पास रहने वाले हैं। लोन जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिया जा सकता है, डोनेशन दी जा सकती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अगर दूसरी करेंसी है, इनकम रिसीट्स देखी जा सकती है, रेमिटेंस भेजी जा सकती है नॉन रेजिडेंट के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, राइट। चलिए अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट का। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट मार्केट एंड द फॉरवर्ड मार्केट, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो सबसे पहले बात करूंगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। स्पॉट मार्केट जो है वो करंट ट्रांजैक्शंस की बात करता है, वहीं पर फ्लेक्सिबल जो है वो ट्रांजैक्शंस दैट मेंट फॉर द फ्यूचर डिलीवरीज, यानी कि फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर डिलीवरी जिनकी होनी है, यानी कि फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की बात करने वाला है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये स्पॉट ट्रांजैक्शंस की बात करता है, करंट ट्रांजैक्शंस की बात करता है, यानी कि अभी जो रेट है उसके बेसिस पे बात करेगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फ्यूचर डिलीवरी के बारे में बात करेगा। यहां पर कहता है डिटरमाइन इन दिस मार्केट, राइट। जो एक्सचेंज रेट है उसको डिटरमाइन किया जाता है इस मार्केट के अंदर। इन मार्केट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज और कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ एक्सचेंज इसको बोला जाता है। हैजिंग यहां पर की जा सकती है और यहां पर हैजिंग, राइट, यहां पर नहीं होती है हैजिंग, लेकिन यहां पर हैजिंग हो सकती है। यानी कि हैजिंग इज बेसिकली फ्यूचर से रिलेटेड अगर आप अनसर्टेन है तो अपने लॉसेस को कम ज्यादा करने के लिए आप पहले से क्या कर सकते हैं? हैज कर सकते हैं चीजों को, राइट। वो हैजिंग कर पाना यहां पर थोड़ा सा पॉसिबल होता है, रेस्ट यहां पर नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आप लोगों का चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज का। आई होप आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स अगर और आप लोगों की कोई क्वेरीज आती है तो आप अपनी क्वेरीज को हम लोगों से पूछ सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज ये है कि सर अगर आप तैयारी कर रहे हैं CUT की या फिर क्लास 12th की, तो आप हमारे जो अभी रिसेंट में कोर्सेज लॉन्च है उन कोर्सेज के अंदर भी अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना, आपने बेसिकली क्या करना है? गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है अड्डा 247, आपने लिखना है अड्डा 247 और अड्डा 247 करने के बाद अब आप चले जाओगे यहाँ पर ऑल कोर्सेज के अंदर। और ऑल कोर्सेज के अंदर जाने के बाद आप देखोगे, अगर आप CUT की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखोगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर आप जाओगे CUT कॉमर्स के अंदर। CUT कॉमर्स के अंदर जाने के बाद आप देखोगे ये आप लोगों का चला हुआ है अभी समर्थ बैच, ठीक है। आप समर्थ बैच के अंदर चले जाओगे और समर्थ बैच में अंदर जाने के बाद यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन होगा। बाय नाउ करोगे तो बाय नाउ करते ही आप लोगों को क्या करना है? आपने यहाँ पर एक कूपन लगाना है और कूपन का कोड है Y828। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाओगे, कूपन कोड लगाते ही आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। कूपन कोड जैसे आप लगाओगे तो कूपन कोड लगाना है Y828। जैसे आप ये अप्लाई करोगे तो आपकी ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा? रिड्यूस हो जाएगी और आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है
1760 रुपए का, यानी ये पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है 6240 रुपए का। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कॉमर्स अड्डा के चैनल को। थैंक यू सो मच।